Hello students, let us start with our chapter number 7, that is diversity in living organisms. So first of all we will know about the diversity, meaning of diversity. So भिन्नता, diversity means भिन्नता. जो हमारे धरती पर आप देख सकते हैं, हमारे आसपास देख सकते हैं कि लोगों में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही अगर बात की जाए तो बहुत भिन्नताएं हैं, है ना. छोटा से ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और ऐसे हैं बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट है, वेल है ना. तो डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर ट्रीज में ले लें, प्लांट्स में ले, श्रब्स में ले लें, हर्ब्स में ले लें, है ना, एनिमल्स में ले लें, बर्ड्स में ले लें, हम ह्यूमन बींग्स में ले लें, है ना. तो अलग अलग जगहों के ह्यूमन बींग्स में भी डिफरेंट से कलर डिफरेंस है, देयर हाइट डिफरेंसेस देयर, ओके, देयर नेचर डिफरेंसेस देयर. सो देयर इज मैनी डाइवर्सिटी इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हाउ डू वी क्लासिफाई इट? ओके, सो क्लासिफाई करना एक बहुत समस्या थी यहाँ पर, जब साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे सोचा कि हम चीजों को क्लासिफाई करें, है ना, किसको क्या कहा जाए. तो क्लासिफाई करना तो जरूरी होता है ना, कि क्या चीज किसके अंदर आनी चाहिए, कैसा है. तो उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही थी. ठीक है, जैसे कि अगर फॉर ए शॉर्ट एग्जांपल ले लें, तो अगर छोटी सी चीज है तो हम क्या उसको किलोमीटर में देख सकते हैं? नहीं. तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो छोटे को अलग मापे, जो बड़ी चीजें उनको अलग मापे, और बड़ी चीजें अलग मापे, है ना. तो और पानी को अलग मापा जाता है. तो सबके लिए अलग अलग उन लोग ने एक क्वांटिटी डिसाइड की. नहीं तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक ही क्वांटिटी से सबको क्या मेजर कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, दैट्स व्हाई दे हैव started with measuring the millimeter, then centimeter, then meter, then kilometer. Okay, so these were the measuring units. Some insects live a short life while some others lives a long life. Some are colorful, some are transparent. Okay, so बहुत पहले आ चुके हैं धरती पर, कुछ बाद में आए हैं. ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इन सब को देखते हुए यहाँ पर क्या एक्चुअली बेसिस क्या होना चाहिए था क्लासिफिकेशन का, उसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने यहाँ क्लासिफाई करने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग प्लेस. ओके, सो उन्होंने कहा कि अगर ये लैंड पे रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं और एयर में रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ही वांटेड टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, बट इट वाज मिसलीडिंग टू. ठीक है, क्यों मिसलीडिंग क्यों था? क्योंकि यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें, फॉर वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, तो एनिमल्स जो सी में रहते हैं उनमें कोरल्स है, वेल्स है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है एंड शार्क है. ठीक है, ये कैसा है? सलाइन वाटर है. तो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वाटर में ही रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल्स अलग है. और जो बाकी जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी अलग है. वहां पे हमें ये सारे ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत कुछ डिफरेंस पाया जाता है. ठीक है, इनफैक्ट देयर हैबिटेट इज ओनली पॉइंट. तो उनका सिर्फ जो हैबिटेट है, वेल्स, ठीक है, सिर्फ पानी हैबिटेट है, ये एक सेम है. बाकी क्या ये सब सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, इनमें सेम नहीं है. सो दे शेयर अ कॉमन हैबिटेट. इनके अलावा देयर वाज नॉट सिमिलैरिटी इन एनी पॉइंट. क्लियर? Then this is not an appropriate way for making a groups of organism to study and think about. ठीक है, तो हमें है ना जब ये करना होगा, ठीक है, डिवीजन करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, तो बहुत छोटी से छोटी बातें भी ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनकी पर्टिकुलर हर एक छोटी से छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा. पर्टिकुलर फंक्शन, उनकी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है और क्या फंक्शन करता है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, है ना. जैसे कि इंसान जितने भी हैं उनके पास क्या है? 5 फिंगर्स है, हैंड है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, दैट वी आर लिविंग, बट बनियान इज ऑल्सो लिविंग बट ही कैन नॉट मूव, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हर एक चीज उनको देखना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग में, कौन कौन से क्या, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर और दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सो दैट दे हैव टू कंसिडर इन एवरी वे. ओके,
Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, let us consider how a stone wall is built. So अगर हम किसी एक चीज को सोचना है तो यहाँ पे धीरे धीरे नीचे से हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। एक स्टोन से, जैसे कि एक छोटा सा अगर बड़ी सी बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसके लिए क्या होगा, पहले बेस तैयार करना होगा। बेस में क्या किया जाता है, सीमेंटिंग वगैरह से पहले जो लोहे की सलिया वगैरह होती है, पाइप्स होते हैं, रिंग्स होते हैं ना, तो वो सब लगा के पहले वहां पे बेस, कंक्रीट का बेस तैयार करना होता है, देन ब्रिक्स पुट अप करने होते हैं, देन एक एक लेवल आगे बढ़ते हैं। तो ऑल्सो साइंटिस्ट ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। ओके, तो उन लोग ने भी फिर वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करना स्टार्ट किया। सो हर एक चीज का बेसिक लेवल क्या होता है, जनरली इट इज अ सेल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देयर बेसिक थिंग इज सेल। सो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल। सो how was the previous cell made? Okay, जो प्रीवियसली जो सबसे पहला सेल स्टार्ट हुआ था किस तरीके से था, क्या था, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, न्यू सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो वो हायरशी लेवल देखने लगे, म्यूचुअल। ठीक है, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, तो उससे हमें पता चले। सो यहाँ पे देखिए हायरची लेवल में यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन। जो हम न्यू टाइप का सेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ओके, दैट इन चैप्टर नंबर 5। membrane bound organelles including a nucleus which allows cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other, है ना, कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं और वो कॉपरेशन में काम करते हैं, भले वो एक दूसरे से अलग है बट दे do the work in cooperation. Therefore, an organism which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. So, ऐसे सेल्स जिनके अंदर पर्टिकुलरली हर काम के लिए यहाँ पर यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिज नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो न्यू टाइप का नहीं है, उसमें चीजों की कमी है, लैकिंग है। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने जब ये सेल्स को स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि क्या ये जो पर्टिकुलरली जो बिग एनिमल्स की बॉडीज हैं क्या वो सिंगली हैं, नहीं, वो ग्रुप में काम करती हैं। ठीक है, डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल है। ठीक है, क्या एक ही सेल सारा काम कर सकता है, नहीं, और जो सिंगल सेल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके डिजाइन्स क्या है, फंक्शंस क्या है, अमीबा तो सिंगल सेल है, कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, क्या ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, जो बना सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स है अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और प्रिपेयर नहीं कर सकता है ना। तो ये सब एक बेसिस है कि कौन क्या कर सकता है, उस बेसिस में हमें क्या करना है, धीरे धीरे इन सारी बेस को लेके यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल का बॉडी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन। सो ह्यूमन बींग्स में आप देखते हैं कि हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट पार्ट मौजूद होता है। Few question that we have asked, hierarchy is developing the characteristics of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. So plants के अंदर भी अलग एक हायरची लेवल है, उनमें भी ये बहुत डिफरेंस टाइप के प्लांट्स होते हैं तो उनके हायरची लेवल अलग है, एनिमल्स में भी अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग है। तो इस हिसाब से क्या किया गया है, सेलुलर लेवल से स्टार्ट किया गया। तो सेलुलर लेवल में कहाँ से आया है, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर लेवल आता है प्लांट्स का, ठीक है, जो कि मूवमेंट नहीं शो करते हैं, तो उनमें आया गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं सेल्स के अंदर, जो सबसे अच्छे यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ था, ठीक है, वो एनिमल्स में आते हैं और उनमें भी हायरची लेवल देखा गया है। सो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। टाइम के साथ, यहाँ पर इवोल्यूशन का मतलब है टाइम के साथ जो कई सारे ऑर्गेनिज्म में, मतलब मोस्टली सभी में टाइम के साथ धीरे धीरे उनमें बहुत सारे चेंजेस आते चले गए हैं। ठीक है, तो ये हम क्लासिफिकेशन में उनका इवोल्यूशन भी देखेंगे।
कि बहुत सारे जो पुराने उनके सेल्स थे उनमें कई सारी न्यू, जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म उन्हीं में से पैदा होते गए, उनमें न्यू चेंजेस होते चले आए हैं। ठीक है, that is most life from that we see today have arisen by an accumulation of changes in the body design that allow the organism possessing them to survive better। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं? जैसे जैसे पहले प्रिमिटिव मैन थे, उनकी आदत थी, है ना, जंगलों पहाड़ों में रहने की, फिर धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया। ठीक है, धीरे धीरे उनमें कई सारे चेंजेस आए। पहले वो नीचे यानी कि आपने चारों दोनों हाथ पैर सब यूज करके चलते थे, है ना, फिर धीरे धीरे खड़े होने लगे। फिर जैसे जैसे पहले घास पत्ती वगैरह सब खाते थे, तो जैसे जैसे उन्होंने छोड़ दिया तो हमारे अपेंडिक्स ने वर्क करना कम कर दिया। उनके दांत काफी शार्प होते थे, धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल पे आ गए। जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस चले आते गए ताकि हम बेटर अपने लाइफ में यानी कि अपने हैबिटेट में सरवाइव कर सके। ऐसे ही सारे जानवरों में कुछ ना कुछ चेंजेस होता चला आया है। ठीक है, दैट इज चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उन्होंने इस चीज को पहले इस बुक में लिखा है। ठीक है, स्पीशीज में चेंजेस किस तरीके से आया। तो प्रिमिटिव के बारे में भी बताया कि पहले था, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस हुआ और हायर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो ऐसे ही चेंजेस सभी में आते चले गए। Now, hierarchy of classification group. So, biologists such as Ernest Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Woese have tried to classify all organisms into broad categories called kingdoms. तो उन्होंने broad categories में इनको डिवाइड किया जिन्हें हम kingdom कहते हैं। The classification Whittaker proposed have 5 kingdoms. So Whittaker के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 kingdom दिया है: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So ये एक अपने में ब्रॉड है, देन दिस प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, तो ये सारे किंगडम्स अलग है। ठीक है, अब इनके अंदर जो दुनिया में सारी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी वैरायटीज हैं वो सब इन किंगडम्स के अंदर समा गई हैं। And is widely used. These groups are formed on the basis of their cell structure. Okay, they have started from the cell structure, mode and sources of nutrition. कैसे खाते हैं, ठीक है, क्या मोड है उनके अंदर, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सब चीजें यहाँ पे इन लोग ने सोच समझ के ये 5 किंगडम बना डाले हैं। The modification was introduced by dividing the Monera into Archaebacteria or archae and eubacteria is also used. Further classification is done by naming सब groups. ठीक है, अब ग्रुप किंगडम तो एक बड़े वाले एक क्लासिफिकेशन का ग्रुप का नाम हो गया। ठीक है, अब उनके अंदर बहुत सब ग्रुप्स है, स्पीशीज है, ठीक है, लेवल्स हैं बहुत सारे। सो किंगडम के अंदर आता है फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो किंगडम के अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स दिए गए हैं। सो thus by separating organism on the basis of the hierarchy of characteristics into the smaller and smaller groups, we arrive at the basic units of classification, which is a species. So what organism can be said to belong to the same species? Broadly, a species includes all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. So जब हम species की बात करते हैं तो एक किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्लास में बिलोंग करते हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये जो स्पीशीज वाले फाइनली आते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं देखने में, ठीक है, सेम इन द सेंस कि उनका स्ट्रक्चर और वर्किंग फंक्शन सब सेम होता है और दे आर रेडी टू मेट। ठीक है, दो पार्टनर्स होते हैं, जिनमें पार्टनर्स हो सकता है, उसे स्पीशीज कहा जाता है। So, the important characteristics of the 5 kingdoms of Whittaker are as follows. So, here is the first one, that is Monera. Monera. Organism do not have a defined Monera के अंदर जो होता है उनके अंदर डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, जैसे कि हमने सेल में अपने एनिमल और प्लांट्स में सेल में पढ़ा था, है ना, डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, देन यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है,
है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन वैक्यूल्स होते हैं, एंड वेरियस लाइसोसोम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं. बट इन दिस ग्रुप देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन. ओके, नो multicellular body design is there, only a single cell is there. Okay, in that also there is some differentiation that some organism have cell wall and some do not have cell wall. So cell wall होना और ना होने में भी बहुत सारे डिफरेंशिएट है. तो ये ग्रुप के अंदर भी और बहुत सारा डिफरेंशिएशन है जिसके बहुत अंदर हम जाने वाले नहीं है. Having a body design here from having or not having a cell wall is multicellular organism. The mode of nutrition of organism in this group can be either by synthesizing their own food, या खुद से बना सकते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या तो फिर किसी इन्वायरमेंट से यानी कि किसी और से ले सकते हैं. हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें क्या क्या आ जाते हैं, इन बैक्टीरिया जितने हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्म है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है. यानी ये जो बैक्टीरिया है, आल्गी वगैरह सभी इस मोनेरा ग्रुप में आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. यूकैरियोटिक ये प्रिमिटिव टाइप है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, और ये न्यू टाइप के सेल्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, न्यू टाइप्स के सेल हैं जिनके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है. सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर यूज अपेंडेजेस, पैर वगैरह होते हैं चलने के लिए, सच एज हेयर, ठीक है, हेयर यानी मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस, जैसे हम पैर का यूज करते हैं वैसे इनके पास हेयरी स्ट्रक्चर होता है ताकि वो यहाँ से वहां मूव कर सके फॉर मूविंग अराउंड. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, अगेन दैट इज द सेम. एग्जाम्पल आर यूनिसेलुलर आल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है. तो इनके जो है सेल्स हैं इनसे काफी यहाँ पे एडवांस्ड हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी सेलुलर हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल. ओके, हेयर पैरामीशियम, ये जो हेयर स्ट्रक्चर है ये मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है जिसे सीलिया कहा जाता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, ये सीडियोपोडिया होता है वो अमीबा के अंदर, जो कि स्ट्रक्चर बना के वो आगे मूवमेंट करता है. यूग्लिना, क्लियर, फ्लैजिलम होता है इनके पास ताकि वो मूवमेंट कर सके. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज फंगी. दिस आर हेट्रोट्रॉपिक फंगी, ठीक है, ये ग्रीन कलर होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे आर सॉरी दिस आर हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रो नाम से समझ में आता है कि ये क्या है, फंगस है, ठीक है, ये दूसरों से अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, ये खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े हुए खाने या जगहों पर, ये जहां पर चीजें सड़ गल जाती हैं वहां पर ये उग जाते हैं, ठीक है, और सेप्रोफाइट्स कहे जाते हैं क्योंकि सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेके उगते हैं. मेनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर. कुछ है कि जो इस सेल्स को डिवाइड करके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं और कुछ स्टेज तक जिंदा रहते हैं. दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. चिटिन का जो ऊपरी कवर बना होता है काफी मजबूत होता है, चिटिन का बना होता है. एग्जाम्पल्स आर ईस्टर्न मशरूम. ओके, सो ईस्टर्न मशरूम आर देयर एग्जाम्पल. सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन आल्गी, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ ब्लू ग्रीन आल्गी के साथ रहते हैं, ठीक है, सच एज रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है. आल्गी जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, फंगी को प्रोटेक्ट, उनको क्या करते हैं, खाना बना के देते हैं, ठीक है. आल्गी के पास ग्रीन कलर क्लोरोफिल होता है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और साथ में ही यहाँ पर क्या होता है, ये उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं और वो खाना बना के इनको देते हैं. तो दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है काफी गुड है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है. द सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लीचेंस. सो आल्गे और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लीचेंस कहा जाता है. We have also in lichens as the slow growing large colored patches on the bark of the tree. So जो पेड़ के छालों के ऊपर ग्रीन और फंगस का पैचेस देखते हैं वो that is lichens.
Now the next group is plant. This is a vast group. These are multicellular eukaryotes with cell walls. ठीक है, they have cell wall that we have already studied in 8th class that plants cell have a cell wall while animal cell do not have cell wall. So we have already studied the difference between both of this. Now they are autotrophs. You know that plants are autotrophs and use chlorophyll for photosynthesis. Thus all the plants are included in this group, since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us. So we are able to see the various differentiation classification in this plants and animals. So these are the both are the very wide groups and have the subdivisions also. Okay, so here you can see organism. It is first divided into prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes have a unicellular cell structure and it comes under monera. ठीक है, मोनेरा इसके अंदर. देन यूकैरियोटिक्स में आते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में प्रोटेस्टा. लेकिन इन दोनों ही यूनिसेलुलर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ये प्रिमिटिव टाइप्स का है. इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है. वेरएस यूकैरियोटिक सेल्स के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके जो सेल्स है दैट आर वेल डिफाइंड. ओके, नाउ मल्टीसेलुलर में फर्स्ट आता है विद सेल वॉल. सेल वॉल यहाँ पे क्या है? डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं. विथ सेल वॉल ये प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. एंड द लास्ट ग्रुप इज विदाउट सेल वॉल, दैट इज एनिमेलिया. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम.